मेरे दूर के एक दादा हैं जिनका एक बेटा है जो कि बीजेपी से विधायक बना है। तो वो कोई हमारे अपने जयप्रकाश दादा नारायण या जी। चाचा नहीं, जयप्रकाश। हाँ जी। तो दूर मतलब दादा हुए, दादा के अब जैसे गांव में पता ही है आपको, चारों तरफ कोई भी अगर अच्छा। आपका है तो वो चाचा ही कहलाते हैं। भाजपा से यदि मेरा भाई भी खड़ा हो जाएगा या मेरे अच्छा। पापा भी खड़े हो जाएंगे, चाचा दूर के चाचा को तो छोड़िए, तो उसके अच्छा। खिलाफ कैंपेनिंग करने के लिए मैं वहां जरूर आऊंगा यदि पार्टी मुझे वहां बोलेगी कि आप जाइए। आपके पिता से कुछ अखबारों ने, इंडिया टुडे ने बात किया और उन्होंने बताया कि आप जब बीएचयू में थे तब आप मोदी जी के समर्थक हुआ करते थे। तो क्या हृदय परिवर्तन ये कैसे हुआ कि एकदम बिल्कुल इस पार से उस पार, राइट से बिल्कुल सीधा लेफ्ट चले गए? तो कैसे हुआ, ये प्रोसेस क्या पता नहीं रहा वो आप? इंडिया टुडे के चैनल में अच्छा। लिखा हुआ कि मैं मोदी जी के कार्यक्रमों में जाता था, ऐसा कभी कुछ बात नहीं ये है। आपके पिता ने कहा है, संवादिया, उन्होंने आपके पिता को कोट करते हाँ, हुए वही लिखा मैं है। बोल रहा हूँ, पिताजी से बहुत राजनीतिक बात नहीं होती है उस तरीके से। वही मैं बोला ना, 14-15 का जो दौर था, शुरुआत वाला दौर, तो हाँ। उस वक्त ये उम्मीद था, वो भी मोदी का समर्थक नहीं बल्कि वो उम्मीद की चीजें बदलेंगी। कई छात्र नेता जेल में बंद है, और मुस्लिम छात्र नेता कहना ज्यादा बेहतर होगा। शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, मीरान हैदर है। उनकी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? उनकी लड़ाई को आप, क्योंकि आपके पास एक अहम पद है जहां से आपकी आवाज देश भर में सुनी जाएगी, उनके लिए आप कैसे आवाज उठाएंगे ताकि उनको न्याय मिले और वो जेल से बाहर आए? हमारे साथ जेएनयू छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेसिडेंट नीतीश कुमार जी हैं, जो अररिया, बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। और इनकी जो सफर है जेएनयू तक की, उस पर बात करेंगे। इनकी अभी की राजनीति, इनकी पीछे की राजनीति और इनके भविष्य की राजनीति पर बात करेंगे। नीतीश जी, सबसे पहले हम थोड़ा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि अररिया से आप कहाँ से आते हैं, जेएनयू तक का सफर जो आपका रहा, किन किन कॉलेजेस से, किन किन यूनिवर्सिटी से वहां तक पहुंचे आप? आ, मैं बिहार के अररिया जिले में बड़गामा प्रखंड है, उसमें एक गांव है शेखपुरा। तो मेरा घर वही वहीं पे है शेखपुरा में। और ऐसे में पढ़ाई लिखाई पहले सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराया, बट ऑब्वियस सी बात, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, तो फॉरबिसगंज के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। और उसके बाद चौथी क्लास में मैं जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और 10 क्लास तक मैंने वहीं पढ़ाई की। 11th-12th मेरा पूर्णिया कॉलेज से है, और फिर उसके बाद बैचलर ही करना था आर्ट्स में, तो मैं बीएचयू आ गया। और फिर बीएचयू के बाद 2020 का वो दौर था, कोविड कोरोना काल का दौर था, जब मैं मेरा दाखिला उस दौर में जेएनयू में हुआ मास्टर्स प्रोग्राम में। फिर 2 साल मास्टर्स करने के बाद 2022 के सेशन में पीएचडी में एडमिशन हुआ, जो कि अभी तीसरा साल मेरा पीएचडी का यहाँ पे चल रहा है। तो आपके पिता से कुछ अखबारों ने, इंडिया टुडे ने बात किया और उन्होंने बताया कि आप जब बीएचयू में थे तब आप मोदी जी के समर्थक हुआ करते थे। तो क्या हृदय परिवर्तन ये कैसे हुआ कि एकदम बिल्कुल इस पार से उस पार, राइट से बिल्कुल सीधा लेफ्ट चले गए? तो कैसे हुआ, ये प्रोसेस क्या रहा? नहीं, पापा को बहुत पता नहीं है कि राजनीतिक बात उनसे बहुत कम होती है, और अच्छा। तो क्योंकि बहुत कन्फ्रंटेशनल माहौल बन जाता था घर पे, तो बातें होती थी अच्छा। राजनीतिक बात, लेकिन बहुत कम होती थी। तो मैं बीएचयू में कोई मोदी सपोर्टर नहीं था। ये समझिए कि 2014 का वो वक्त था जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, जब पहली बार मोदी जी चुन करके आए। तो ऐसा लगा कि मतलब 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स होने के नाते कि सच में बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, चीजें बदल जाएगी, देश में स्मार्ट सिटी आ जाएगा, और तमाम जो वादे किए जा रहे थे, स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर, ये सारी चीजें। तो ऐसा लगा कि एक उम्मीद है ना, मतलब वो उम्मीद के सहारे लगा कि चीजें बदल जाएंगी। बट वो 9वीं 10वीं का दौर था 2014 में, जब मोदी जी का राइज हुआ, और धीरे धीरे जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ, 11th-12th मैंने पूर्णिया कॉलेज से किया। तो पूर्णिया कॉलेज में पढ़ाई तो अब बिहार की कॉलेज में क्या ही होती है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ही जाते थे। तो वहां से कुछ कुछ किताबें समझिए कि पढ़ना शुरू हुआ, जो कि आउट ऑफ सिलेबस की चीजें होती थी। और जैसे अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ी, तो वो जो एक आदत बनी। और फिर उसके बाद बीएचयू के प्रथम साल में ही जब मैं गया, तो चीजें बहुत बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज ऑफ आइडियाज के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो हॉस्टल्स में बहुत ऐसे माहौल होते थे जहाँ पे अपर कास्ट से आए हुए लोग रिजर्वेशन के खिलाफ आर्गुमेंट दे रहे हैं, और बहुत ही जातिवादी तरीके से बात कर रहे हैं। तो वहां से कुछ कुछ जो है रुझान समझ में आने लगा। फिर आरएसएस की जो एक पूरी विचारधारा रही, उसका एक आइडियोलॉजी समझ में आने लगा।
जो कि पहले उस तरीके से नहीं आता था। कभी उस तरीके से रहा नहीं है कि एंटी मुस्लिम चीजें किया हूं या ऐसा कोई काम किया हूं जो बहुत कांस्टिस्ट था। बट आरएसएस की जो आइडियोलॉजिकल पावर हाउस है वो समझ में नहीं आती थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब दाखिला हुआ तो उसके बाद वो समझे कि जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, वो जो पढ़ने का मौका मिला, तो फिर समझ में आ गया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द आरएसएस एंड द बीजेपी एंड एबीवीपी। सो दीज ऑल आर द बेसिकली same branches of the one organization, which is RSS, and their ideology is basically communal, casteist, anti-women, and to divide this country. तो वो प्रथम साल से ही हो गया। आप क्या एबीवीपी से जुड़े थे कभी किसी स्टेज पे? नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है, ये कंटिन्यू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक किसी संगठन से नहीं था। अच्छा। जब मेरा मास्टर्स में दाखिला हुआ तो उस वक्त मैं आईसा से जुड़ा इस कैंपस में। बाकी एक लेफ्ट लीनिंग प्रोग्रेसिव विचारधारा, मतलब लेफ्ट लीनिंग वामपंथ के प्रति झुकाव पहले से रहा। वहां पे आयसा के भी साथियों से मिलता था, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा बीसीएम, उसके भी साथियों से मिलता था। और जो भी कार्यक्रम होते थे बेसिकली प्रोग्रेसिव कार्यक्रम, तो उसमें आना जाना लगा रहता था, बस किसी संगठन में नहीं था। पता नहीं वो इंडिया टुडे के चैनल में लिखा हुआ कि मैं मोदी जी के कार्यक्रमों में जाता था, ऐसा कभी कुछ बात नहीं है। ये आपके पिता लिखा है, उन्होंने आपके पिता को कोट करते हैं। वही पिताजी से बहुत राजनीतिक बात नहीं होती है उस तरीके से, तो इस कारण से उनको कुछ लगा होगा। तो क्योंकि जो एक ट्रांसफर हुआ ना आइडियोलॉजी का, अब क्योंकि मैं 11-12 तक ऐसे भी घर बहुत कम आता था, 7 साल की उम्र से ही मैं घर से बाहर रहा हूँ, तो पढ़ाई करने के कारण तो बुआ के घर पे रहता था, छुट्टियों में बस घर जाता था, तो वो इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ, तो उनको लगा होगा उस तरीके से। वही बोला ना 14-15 का जो दौर था, शुरुआत वाला दौर, तो उस वक्त ये उम्मीद था, वो भी मोदी का समर्थक नहीं बल्कि वो उम्मीद की चीजें बदलेंगी। और वो वाला जो पूरा एंगल था, डिविसिव एजेंडा जो था भाजपा का, वो दिख नहीं रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको प्रोग्रेस नहीं करना है बल्कि राम मंदिर बनाना है, या उसको कश्मीर का वेलफेयर नहीं करना है बल्कि आर्टिकल 370 हटाना है, या वो देश में दंगे करवा चुका है गुजरात का, है ना। तो वो समझिए कि जो न्यूज़पेपर में मोदी का एक पूरा इमेज जो मीडिया ने चलाया था उस दौर में, तो वो समझ में नहीं आया था बस। तो अगर ये था भी तो बस इस उम्मीद से था कि चीजें बदलेंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो एक ही स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल एकदम बेहतरीन हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी एकदम जबरदस्त हो जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। तो ये एक 9वें-10वें साल के क्लास में पढ़ने वाले लोगों के बताओ ये उम्मीद था, जो बीएचयू आने के बाद जब चीजें पढ़ना शुरू किया, आरएसएस के टेक्स्ट लिटरेचर पूरी तरीके से खत्म हो गया। और वही ये दौर था कि समझिए जब मोदी जी मिल करके बिहार में सरकार भी गिराए थे, तो वो एक बहुत कॉन्क्रीट समझ में आया कि लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को तो ये लोग कर्व कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये लेकिन आपका परिवार अभी बीजेपी की तरफ जुड़ाव है, उनका आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी के समर्थक है आपके परिवार के लोग, है ना? नहीं नहीं, मेरे परिवार किसी आरएसएस से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपकी पढ़ाई जो हुई है वो आरएसएस स्कूल ही है ना, जो फॉरबिसगंज की जिस स्कूल की बात कर रहे हैं? वही स्कूल ही है वहाँ पे। अगर प्राइवेट स्कूल में हम देखेंगे तो एक अच्छा, मतलब पब्लिक स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, तो वही प्राइवेट स्कूल ठीक ठाक हालत में उस वक्त है, तो वहीं पे दाखिला हुआ एडमिशन। ठीक है। मेरी फैमिली में आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है। मेरे दूर के एक दादा हैं जिनका एक बेटा है जो कि बीजेपी से विधायक बना है, तो वो कोई हमारे अपने दादा या चाचा नहीं, जयप्रकाश। तो दूर मतलब दादा हुए, दादा के अब जैसे गांव में पता ही है आपको, चारों तरफ कोई भी अगर आपका है तो वो चाचा ही कहलाते हैं, तो ऐसा सिस्टम है। तो इस तरीके का आरएसएस का बैकग्राउंड तो नहीं है, बट मुझे ये भी लगता है कि तमाम लोग वही है, आप समझ रहे राजनीति में गाँव का राजनीति जिस तरीके से होती है कि हमारा कोई दूर का भी गांव का क्यों नहीं खड़ा हो गया, उसका क्या दल है, तो बहुत लोग देखने नहीं जाते हैं। तो वो एक जो आजकल का समय में चल रहा है, वोट शिफ्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिस्ट जो है, अपॉर्चुनिज्म जो है पॉलिटिक्स का। बट मैं जब भी घर जाता हूँ, अपने जितने भी परिवार के लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो मेरे जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, या जो मेरी बड़ी माँ है, सबको मैं इन चीजों के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से भाजपा आरएसएस की जो विचारधारा है वो गलत है, कैसे वो डिविसिव है, कैसे वो कास्टिस्ट है, कैसे वो कॉम्युनल है। तो वो एक इंटरेक्शन लगातार चलते रहता है, लेकिन वही है कि अब घर पे मैं उतना रहता नहीं हूँ कि चीजों को और बेहतर कर पाऊँ। वो तो एक लार्जर लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है, तो यही है।
तो विधायक जी आपके चचेरे चचा नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि चचेरे भाई है उनके, तो आपके चचेरे चचा होंगे ना, जयप्रकाश यादव जी। हाँ, तो जैसे दादा मेरे तीन दादा मेरे अकेले भाई हैं, दादा के चचेरे अच्छा। भाई हैं वो, और उनके अच्छा। बेटे हैं, तो वो पापा अपना एक संबंध है, उनको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा कोई विधायक, लेकिन मुझे ऐसा भी प्राउड फील नहीं हुआ है कि हमारे फैमिली में कोई विधायक है जो कि बीजेपी से है। तो उनका जब लेकिन विधायक कैंपेनिंग जी भी हो तो रहा था बहुत तो ज्यादा आपको लेके, जी कुछ कह रहे थे, कैंपेनिंग जब उनका हो रहा था। हाँ, तो आवाज आपकी विधायक जी जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है कि अगर कन्हैया कुमार अपनी आइडियोलॉजी बदल के कांग्रेस में जा सकते हैं, तो हमारा नीतीश भी एक दिन हमारे साथ आएगा और हमारे साथ खड़ा होगा। वो सपने देख रहे हैं उन चीजों की, उनको पता होना चाहिए कि जब वो कैंपेनिंग भी कर रहे थे अपना हम्म। विधायक का नरपतगंज का, तो पूरा फैमिली गया था, लेकिन मैं उस कैंपेनिंग में नहीं गया था जो लास्ट समय का चुनाव हुआ था। तो मेरी आइडियोलॉजिकल लेनिंग से जो आइडियोलॉजी का ट्रेनिंग है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि वो बदल जाएं, वो बदल करके हमारे साथ आ जाएं, या वो बदल के कांग्रेस में चले जाएं या आरजेडी में चले जाएं, तो ये नीतीश कुमार कभी बदलने वाला नहीं। हम्म। आपका फेसबुक पे मैं गौर कर रहा था, 2019 से पहले के पोस्ट या तो कुछ है नहीं या डिलीट कर दिए गए। तो कुछ ऐसा क्या 19 से पहले बीजेपी के समर्थन में कुछ पोस्ट था आपका, उसको छुपाने की कोशिश है नहीं, या क्या है? मैं आपको बता कि बीएचयू 2017 में मैं गया था, हम्म। और 17 से ही तो चीजें पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। तो हम्म। समर्थन में तो उस तरीके से कभी कुछ लिखा नहीं। फेसबुक के पता नहीं पुराने पोस्ट होने तो चाहिए, तो ऐसा क्योंकि कुछ तो 19 नहीं है तक कि मैं गया डिलीट। तो 19 में आपकी कुछ कविताएं जरूर हैं, प्रेम से रिलेटेड कविताएं हैं कुछ, अच्छी कविताएं हैं, लेकिन उससे और ज्यादा पीछे कुछ दिखता नहीं है। तो इलेक्शन लड़ने की वजह से क्या डिलीट करवाया गया या डिलीट किया आप लोगों ने सोच समझ के उन पोस्ट को, ऐसा नहीं, कुछ है? इलेक्शन तो मैं लास्ट टाइम भी लड़ा था, मतलब काउंसलर का चुनाव लड़ा ही अच्छा। था। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। पुराने पोस्ट पता नहीं, होने तो चाहिए। खैर, अब जो जेएनयू के जितने प्रेसिडेंट आगे जाके देश की राजनीति में पैर जमा रहे हैं, या हमारे कटिहार से शकील अहमद खान को देख लें, कन्हैया कुमार को देख लें, तो सब लेफ्ट छोड़ के आगे जा रहे हैं। रिसेंट आप देखें अगर, तो आपका क्या है कि आप अड़े रहेंगे आयशा के साथ, माले के साथ अड़े रहेंगे, जो आयशा की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआई एमएलएल, उनके साथ क्या आप जुड़े रहेंगे, या फिर आपका भी जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की सोचेंगे तो आपका भी कुछ शिफ्ट हो सकता है? पहली बात तो ये बहुत फैक्चुअल इनकरेक्ट है कि सारे प्रेसिडेंट जाकर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एसवाई और बाकी चीजों को ज्वाइन करते हैं। मुझे लगा कुछ कुछ उदाहरण लेकर के लोग इस पे बात करते हैं, मैं बस गिनवा देना चाहता हूँ। जी। प्रणय कृष्ण जो आयशा से सबसे पहली बार जेएनयू से प्रेसिडेंट बने, हम्म। वो अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और अभी भी आयशा की राजनीति का समर्थन करते हैं। कॉमरेड चंदू, जिसका नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर प्रसाद, जो सिवान वापस लौटे, जिनको वहां पे मार दिया गया, गोली मार दिया गया, वो आयशा और माले की राजनीति करते रहे। इसके बाद आप देख लीजिए कॉमरेड सुचिता डी, जो कि जेएनयू से प्रेसिडेंट रही हैं यहाँ पे, वो अभी जो एक्टू है हमारा माले का संगठन, उसमें वो काम कर रही हैं। कैंपस के मजदूर और देश भर के, दिल्ली भर के जो मजदूर हैं, तो उनको मोबिलाइज करती है, गोलबंद करती है, उनके पीछे काम करती है। रामानागा हैं, उसके उसके बाद आशुतोष कुमार हैं, जो जेएनयू से प्रेसिडेंट थे 2014-15 में आयशा से, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और माले की राजनीति में अभी भी बैकग्राउंड पीछे से सपोर्ट करते हैं। चिंटू कुमारी हैं, जो उसी यूनियन में जनरल सेक्रेटरी थी, भोजपुर से हैं, वो भोजपुर के आरा कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, और अभी जो बिहार टीचर्स एसोसिएशन बना है, शिक्षकों का संगठन, उसमें वो जनरल सेक्रेटरी बनी है। उसके बाद रामानगर का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो कि अभी भी आयशा और मालिक राजनीति में विश्वास रखते हैं, और पीछे से वो भी काम कर रहे हैं। नहीं, मैं और किसी बड़े लेकिन नाम की बात कर रहा था। आज आप देश की राजनीति में अगर बड़े नाम बोले, एक कन्हैया कुमार, या फिर बिहार में जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो आपके यहाँ के नहीं, मैं वही देशभक्ति के। बोल रहा हूँ कि बिहार की उसके राजनीति में अलावा आपको कन्हैया तीसरे कुमार नाम बड़े सीताराम नाम येचुरी दिखता आते है। थे। जी। आप संदीप सौरभ का उदाहरण लिख लीजिए। संदीप सौरभ यहीं से जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। अभी वो हम्म। पालीगंज से विधायक है। नालंदा में नीतीश कुमार के किले को भेदने के लिए वहां पे वो खड़े हुए, थोड़े ही कुछ वोट से हम्म। हारे, बट वो अभी भी माले की राजनीति में सक्रिय हैं। तो ये अक्सर कुछ नामों को बस चेरी पिक किया जाता है और उसके बेसिस पे अपने अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत सही नहीं। बाकी जो मेरा, कि मैं क्या करूंगा आगे चल के, तो ऑब्वियसली बात है, समय सब कुछ देख ही रहा है। अगर मैं कहीं जाऊंगा या कुछ करूंगा तो वो सब लोगों को पता चलेगा। बट अभी मैं बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ जेएनयू को भी, और तमाम लोग जो मेरी तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। मेरा
जो तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे बहुत डिफरेंसेस है। आरजेडी की पॉलिटिक्स हो, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरी जाति है तो वो आरजेडी उसकी पॉलिटिक्स करती है तो रडिया माँ करके आप वही करेंगे, मान ले तो वहाँ कुछ है भी नहीं। तो अगर मैं राजनीति क्या आगे बढ़ा है जिस क्षेत्र में भी रहूँ, तो जो माले की आइडियोलॉजी है, जो आयशा की आइडियोलॉजी है, मैं हर वक्त पे उसी को प्रीच करूंगा। तो और ये ही राजनीति है जिसको मैं आगे चल के बढ़ाऊंगा और कैरी फॉरवर्ड करूंगा। कहा जाता है कि आप जिस बदलाव को करना चाहते हैं उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि नरपतगंज में भी भाजपा के विधायक हैं, तो अगले इलेक्शन में आपको खुलकर माले के लिए वहां पे या माले के गठबंधन के लिए प्रचार करना चाहिए और वो शुरुआत घर से होनी चाहिए? तो आप बिल्कुल नरपतगंज में बिल्कुल 2025 में अपने चाचा के खिलाफ या दूर के चाचा के खिलाफ अपने परिवार के बिल्कुल विरोध में कोई आके भी प्रचार करेंगे? भाजपा भाजपा से यदि मेरा भाई भी खड़ा हो जाएगा या मेरे अच्छा। पापा भी खड़े हो जाएंगे, चाचा दूर के चाचा को तो छोड़िए, तो उसके खिलाफ कैंपेनिंग करने के लिए मैं वहां जरूर आऊंगा यदि पार्टी मुझे वहां बोलेगी कि आप जाइए। और अक्टूबर में आप चुनाव होने वाला है, ऑब्वियसली पार्टी जरूर कहीं ना कहीं मुझे भेजेगी। अगर वो मुझे भेजेगी वहां पे तो मैं बिल्कुल वहां पे जाऊंगा और जो भी भाजपा के खिलाफ होगा, मतलब भाजपा से चुनाव लड़ेगा, तो उसके खिलाफ मैं जाऊंगा, वहां प्रचार करूंगा, चाहे वो आप खुद कोई को भी हो। नरपतगंज की सियासत में भविष्य में देखते हैं या अररिया की सियासत में नहीं, खुद को आते हुए देखते हैं? अभी अभी ये सब कुछ नहीं है। अभी एक जिम्मेदारी मिली है जेएनयू एसयू अध्यक्ष के बतौर, और जेएनयू अभी बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। फंड क्रंच है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है। फैकल्टी में जिस तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं एबीपी आरएसएस के लोगों को बिना किसी क्रेडिबिलिटी के रिक्रूट किया जा रहा है। यहाँ का एंट्रेंस का मॉडल बदल दिया गया है। तो अभी बतौर जेएनयू से अध्यक्ष जिम्मेदारी है कि जेएनयू जिस दौर से एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है उसको ठीक किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। तो अभी इसी जिम्मेदारी के बतौर चीजों को देख रहा हूँ। आगे की जो चीजें होंगी, पार्टी है, आयशा है, भाकपा माले है, वो मेरे लिए जो भी जिम्मेदारियां तय करेगी मैं उसके लिए तैयार रहूँ। आपकी आयशा से जुड़ी थी शैला रशीद, अगर मैं सही हूँ तो। आयशा से ही जुड़ी थी शैला रशीद जब वाइस प्रेसिडेंट थी कन्हैया के टाइम में। उनका जो बिल्कुल एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कुछ चेरी पिक कर लिया जाता है, लेकिन जो बड़े नाम हैं उन पर लोगों की नजर ज्यादा जाती है। जो लगता है लोगों को, युवाओं को लगता है कि ये एक एग्जाम्पल है जिसने ऐसा किया है। उन पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सीधा नहीं, कैंपस में जो बिल्कुल थी देख, इसके सैला, बिल्कुल अपोजिट? हाँ, जी। सैला ने जब कैंपस छोड़ा तो कैंपस छोड़ने के बाद वो पहले दूसरे संगठन में थी, ये भी पता होना चाहिए। जो हम्म। अ, एक नया जम्मू कश्मीर में बना था संगठन, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो आईएएस जी जी, ऑफिसर थे शाह उसके शाह साथ, फैसल ने बनाया था जी। शाह फैजल के साथ उन्होंने एक नया हम्म। डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। हम्म। और वो नहीं हो पाया। उसके बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा, क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट लिया। उस हम्म। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट था वो हमारे आईएसएस से निकला था। ठीक है, इस बात को कंडेम करते हुए कि आप आज यहाँ से निकल के वहां चले गए हैं और तमाम आप गाने गा रहे हैं, मोदी के समर्थन में तमाम किताबें लिख रहे हैं, कि हो सकता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपने कर दिया, या आपके और भी ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम यहाँ से कंडेम करते हैं। तो ये बात है कि आईएसएस से निकल के लोग वहां गए, उसके बाद एक नया डेमोक्रेटिक सेटअप प्रैक्टिस करने की कोशिश की, वहां पे वो असफल हुए और वो बीजेपी में शिफ्ट हुए। बिल्कुल ये सही बात है कि जिस तरीके से लोग एक अपॉर्चुनिज्म के इस दौर में, तमाम फासीवाद के दौर में, संघर्ष का रास्ता न चुन करके अपॉर्चुनिज्म का रास्ता चुनते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन यही है कि हम संघर्षों के साथी हैं। और आइडियोलॉजी के बतौर सैला भले ही निकल के वहां चली गई है, लेकिन वो आयशा की राजनीति को नहीं हिला सकती है या माले की राजनीति को नहीं हिला सकती है। तो ये, और उसी के यूनियन में रामा नागा भी थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे उड़ीसा के कालाहांडी से आते थे, वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन तो जो यदि क्रिटिक लोग, हैं आयशा जी, कंप्लीट करें। बोलिए। आयशा की पॉलिटिक्स के जो क्रिटिक हैं या लेफ्ट की पॉलिटिक्स के जो क्रिटिक है, ये कहते हैं कि लेफ्ट वाले जेएनयू में एक दुनिया बनाकर वहीं पे खुश हैं। मैं भी, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई आईएमसी से हुई है, जेएनयू के कैंपस में हमारा आना जाना रहता था। आप जेएनयू के अंदर रहते हैं तो एक अलग आइडियोलॉजिकल बात होती है, अलग विचार की बात होती है, एक दुनिया अलग है। लेकिन वो राजनीति अब तक बगल में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पर हावी क्यों नहीं हो पाई? या वो राजनीति फिर बड़े पैमाने पर वो राजनीति क्यों नहीं फैल पा रही? कहाँ लग रहा है कि आपको कमजोरी क्या है इस आइडियोलॉजी की? नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय पे यदि बात करें, मैं एक एक करके आता हूँ, पहले दिल्ली हम्म। विश्वविद्यालय पे आता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के संघर्षों में यदि आप किसी को ढूंढेंगे हम्म। तो वहां पे आपको लेफ्ट के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे।
कि अभी वहां पे इंटरनल स्कीम की पॉलिसी लाई गई है। उस पूरे पॉलिसी के खिलाफ हर एक डीयू के कॉलेज में हमारे साथी जाकर के सिग्नेचर कैंपेन किए, उसके लिए कैंपेन किए हैं और लगातार उस पर जो है प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। वहां पे आपको उसका डूसू का यूनियन नहीं दिखेगा। वो उसके प्रेसिडेंट आएंगे एक बार जो लास्ट टर्म था एबीपी का यूनियन का, उसमें देखिए कि पूरा का पूरा फंड का इस्तेमाल कहाँ हुआ, चाय पीने के लिए हुआ। और जब चुनाव में जिस तरीके से लड़ा, संघर्षों में आप देखेंगे तो हमारे लोग सबको सबसे ज्यादा दिखेंगे। यदि आप देखेंगे कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेड बस में जो एसी वाली बसें हैं उसमें पासेस को अलाउ किया जाए, तो वो आयशा के लोग आपको दिखेंगे। जब एफआईयूपी के खिलाफ आंदोलन हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में 2012-13 के समय में, तो उसको रोल बैक करवाने में आयशा के लोगों ने नेतृत्व किया उसको। तो संघर्षों में हमारे लोग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जरूर दिखेंगे। लेकिन जब चुनाव का जो मॉडल है डीयू में, वो हमारे मॉडल से मैच नहीं खाता कि जिस तरीके से मनी मसल पावर का वहां पे यूज होता है, जिस तरीके से वहां पे 30-30, 40-40, 50-50 थार की गाड़ियां दौड़ाई जाती है, उसमें हम सक्षम नहीं है। और दिल्ली के विशाल के इतने बड़े कॉलेजेस हैं, इतना बड़ा पूरे दिल्ली में फैला हुआ है, हमें वहां पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है अपने कैंडिडेट को ले जाने में, लेकिन उनके कैंडिडेट थार पे बैठ के तुरंत पहुंच जाते हैं। तो चुनाव में भले ही हम फेल है, लेकिन संघर्षों में फेल नहीं। तो संघर्षों में अभी भी हमारे लोग वहां पे सबसे अधिक हैं। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि देश भर में जेएनयू में एक किला है और बाकी देश भर में ऐसा नहीं फैल रहा है। अभी आप देखिए कि पूरे बिहार भर में बिहार बदलो यात्रा निकाला गया माले की तरफ से, और उस यात्रा को अलग अलग हिस्सों में हो गया। आपके फारबिसगंज से लेकर के पूर्णिया वाले इलाके में भी एक सेक्शन वहां पे चला है। और जो कास्ट सेंसस का पूरा डिबेट आया, खैर ये बात आप उत्तरी सीमांचल एरिया में बोल सकते हैं कि लेफ्ट का बहुत पकड़ नहीं है इस एरिया में, लेकिन आप दक्षिण बिहार मध्य बिहार के इलाकों में जाएंगे तो वहां वामपंथ का एक बड़ा, खास करके माले की तरह का एक बड़ा हिस्सा है जो कि उस आंदोलन से प्रभावित हुआ है। जो गरिमा की लड़ाई थी, जो जमीन के आंदोलन की लड़ाई थी, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था सामंत लोगों के द्वारा, उसकी जो लड़ाई थी, वो सारी लड़ाई बेहतर तरीके से वहां वामपंथ के लोगों ने ही डट करके लड़ा। और तमाम जो ताकतें अभी हैं वो कहीं न कहीं या तो शांत थे या वो समर्थन में खड़े थे उनके। तो ये धरा तो आप देखेंगे दक्षिण बिहार मध्य बिहार में एक बड़ा फोर्स के बतौर अभी भी माले राइज कर रहा है। इस एरिया में यदि हम आते हैं तो वो थोड़ा हमें कम दिखता है। तो वही है कि मैं एक और बात बोल रहा था कि इसी को लेकर मेरा एक फॉलोअप सवाल ये था कि कास्ट जो सेंसस, आप जो जी कि जाति जनगणना को लेकर के देख लीजिए आप। जाति जनगणना को लेकर सारी पार्टियां बोली कि हम बस जाति जनगणना करवा रहे हैं और जाति जनगणना होना चाहिए। उसकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो चीजें आई कि इतने लोगों का इनकम इतने लोगों से कम है, कि जो है उसमें जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए अपने घर बनाने के लिए। जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए माले ने सैकड़ों से कम 100 से अधिक जो ब्लॉक मुख्यालय है, जो प्रखंड मुख्यालय है, वहां पे माले के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आने के बाद जो ये मांगे हैं, उस मांग को लेकर के जो है आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो प्राइवेट मीटर बिल लेकर के आया जा रहा है बिजली बिल के लिए, उसको रिवोक करवाने के लिए पूरे बिहार भर में यदि कोई आंदोलन कर रहा है तो वो माले के लोग हैं। तो इलेक्ट्रॉली यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि उस मनी मसल जो पूरा एक कैपिटलिस्ट नेटवर्क है, उस नेटवर्क के सामने जिस तरीके से चुनावों में पैसा बहाया जाता है, अभी जेएनयू के चुनाव में भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से पैसा बहाने की कोशिश करते हैं परिषद के लोग, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो जाता है क्योंकि विचारों की राजनीति यहाँ पे तेज है। तो उस राजनीति में इस इलेक्ट्रली हम बार तो हो लगभग सकता है कि कामयाब हो गए, एक सीट जीते भी और सीट पे क्लोज कंटेस्ट रहा। तो इस बार तो लगता है क्लोज कोई कॉन्टेस्ट रहा, मामला। क्योंकि जो अलाइन, क्योंकि आप देखिए अब जेएनयू में पिछले 10 सालों से जिस तरीके की एडमिशन पॉलिसी कि वो अपने लोगों को भर रहे हैं, जिस तरीके से फैकल्टी में रिक्रूट करके बीजेपी आरएसएस के लोगों को रख करके क्लासरूम का माहौल बनाते हैं। वो क्लासरूम में इनके टीचर्स बोलते हैं कि आप जो है एबीवीपी और परिषद से जुड़िए और उनके काम कीजिए तो आपको बेहतर हम रिक्रूटमेंट करवाएंगे। उसके बावजूद जो इनके द्वारा लाए लोग होते हैं एडमिशन से और टीचर्स में, वो भी हमारे समर्थन में वोट करते हैं, चाहे वो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का इलेक्शन हो या फिर वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो। क्योंकि इनके लाए हुए लोगों को भी पता है कि अगर ये आरएसएस और बीजेपी यहाँ पे एबीपी जीत जाता है तो जेएनयू को बर्बाद कर देगा। जो एक किला है उन तमाम गरीब लोगों के लिए जो सपना देखते हैं जेएनयू को बेहतर विश्वविद्यालय बनाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। नीतीश जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। कई छात्र नेता जेल में बंद है
और मुस्लिम छात्र नेता कहना ज़्यादा बेहतर होगा। शर्जील इमाम हैं, उमर खालिद है, मीरान हैदर है। उनकी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? उनकी लड़ाई को आप, क्योंकि आपके पास एक अहम पद है, जहाँ से आपकी आवाज़ देश भर में सुनी जाएगी। उनके लिए आप कैसे आवाज़ उठाएँगे ताकि उनको न्याय मिले और वो जेल से बाहर? इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भाजपा आरएसएस के द्वारा फैलाया जाता है। ये जो तमाम लोग हैं, शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, मीरान हैदर हो या गुलफिसा खातून हो, जो भी लोग हैं ये सब आतंकवादी हैं, देश के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी किया है और इस कारण से जेलों में बंद है। तो बतौर जेएनयू प्रेसिडेंट सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लोग भी इस कैंपस में आते हैं वो इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का कभी शिकार ना बने, क्योंकि बहुत लोग 12वीं पढ़ के यहाँ बैचलर्स में आते हैं, तमाम प्रकार के कंटेंट्स जो एंटी जेएनयू कैंपेन है, प्रो बीजेपी का कंटेंट है, उसको कंज्यूम करके आते हैं और फिर वो आते साथ इन्हीं सारे विचारधाराओं से चाहते हैं एबीपी के लोग कि हम ऐसे विचारधारा के लोग जो कंटेंट लेकर के आ रहे हैं अपनी तरफ उसको हम खींच लें। तो बतौर प्रेसिडेंट होने के प्रति तो जिम्मेदारी यही है कि उन तमाम लोगों के साथ एक बेहतर डायलॉग स्थापित किया जाए। जिस नारों की गूंज हम करते हैं वो तो बहुत जरूरी है। स्टफली पे नारे की गूंज उमर को रिहा करने के लिए, सर्जिल को रिहा करने के लिए, फिसा को रिहा करने के लिए, मिलान को रिहा करने के लिए तो लगनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग आते हैं उनके साथ एक बेहतर वक्त बिताकर समझा कर कैसे सर्जिल उमर तमाम लोग हमारे साथी रहे संघर्षों के साथ रहे और उनका संघर्ष हमारे संघर्ष के साथ जुड़ा और वो कैसे इस भाजपा आरएसएस के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के शिकार। एक लड़ाई तो वहां है कि उसको लड़नी है एक बेहतर डायलॉग और कम्युनिकेशन के साथ, हर एक लोगों के साथ बैठ करके बात करना और उसको समझाना। दूसरी लड़ाई जो इस पूरी की पूरी फांसीवादी सरकार से जो तमाम लोगों को आज डिसेंट के नाम पे जेलों में बंद कर रही है, उसकी लड़ाई अलग अलग जो हमारे सिविल फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर लड़नी है। तीसरी लड़ाई जो लीगल लड़ाई है कि जो रिसरी का जो आज पूरी तरीके से बोर्ड ऑन हो गया है सरकार के सामने, तो उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, तो वो लीगली हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब वो लगातार जो लॉयर है उनसे हम लोग बतौर यूनियन प्रेसिडेंट जो भी मदद होती है पहले के यूनियन में भी और आगे भी वो जारी रहेगी, तमाम लोगों से एक डायलॉग स्थापित करना। और चौथी लड़ाई आप समझिए कि इस स्तर पे कि अलग अलग सिविल फोरम में जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है और सिविल सोसाइटी के स्तर पे बातों को रखने की जरूरत है और पार्लियामेंट के भीतर भी जो हमारे साथी चुन करके गए हैं, जो सांसद को बतौर चुन करके गए हैं, उसको एक लार्जर एंड प्रोग्रेसिव फ्रंट के बतौर उस संसद के भीतर भी आवाज को मजबूत किया जा सके। तो ये लगभग 4-5 स्तर पर ये लड़ाई क्या है आपको जिसको लगता है खत्म कि करने की। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, क्योंकि इसमें से कई लोग मीरान हैदर, शर्जील इमाम बिहार के रहने वाले हैं, तो उनको अब डायरेक्ट इलेक्शन में कंटेस्ट करवाना चाहिए, जो भी लोग मतलब उनके आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं, जैसे आपकी पार्टी हुई या मीरान तो खैर डायरेक्ट राजद से जुड़े हुए भी थे। तो उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को उनको बैक करना चाहिए और उनको डायरेक्ट कंटेस्ट में इलेक्शन में लाना चाहिए। आपको लगता है ये सही रहेगा? देखिए ये कि बहुत लोग जैसे कि आप इंजीनियर रशीद है बारामूला से तो जेल में रखे चुनाव लड़े, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा संदेश तो जाता है सोसाइटी के बीच कि एक फांसीवादी निजाम है जो कि जेलों में बंद करके आपके संघर्षों के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, तो उसको चुनाव लड़के भी हम एक मैसेज लार्जर सोसाइटी को दे सकते हैं। बट यही है कि अलग अलग पार्टी का ये डिसीजन है कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन यही है कि जो मौजूदा बात है कि जो जिस कारण से उनको जेल में बंद किया गया है, ये बात एक लार्जर सोसाइटी को पता है। तो समाज के लोग हैं जिनकी लड़ाई लड़ते हैं और जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, सर्जिल जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, मिरान जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, गुलफिसा जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके लोग जेलों में क्यों बंद हैं। और इस कारण से यदि किसी भी माध्यम का वो प्रयोग करना चाहते हैं, वो चुनाव को एक माध्यम बनाना चाहते हैं, या जिस तरीके से दिल्ली के अभी विधानसभा चुनाव में कई साथी जो सीएनआर की फुटेज को पकड़ते हुए चुनाव लड़े, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बातों को लोगों के सामने रखा, अपने समाज के सामने रखा, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे। तो अगर वो एक माध्यम है तो बिल्कुल अ, माध्यम बनाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीतीश कुमार, जो कि अभी-अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही जेएनयू का प्रेसिडेंट बने हैं और आगे भी इनसे हम इस तरीके से बातचीत करते रहेंगे अलग-अलग मौके पर। फिलहाल के लिए ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद नीतीश जी।